शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। ये वॉइस रिकॉर्डिंग मेरी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी कस्टमर्स के लिए जिन्होंने अपने आप को लीगल मामलों से अब तक अलग कर रखा हुआ है, लेकिन उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आज भी ये समझते हैं कि उनको लीगल के मामलों में जाना चाहिए। मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, आपका कानूनी अधिकार है, उसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और वो लोग जो जा चुके हैं, संदेश खासकर उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हमारे एसोसिएट, हमारे कस्टमर वो रहें, इसके लिए एक लगाव तो रहता ही रहता है। अक्सर मैं एक लाइन ग्रुप पर आप लोगों को पढ़ता रहता हूं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक उल्लू ही काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। शाइन के मामले में अगर देखा जाए तो शाइन पर जो सबसे बड़ा, सबसे मजबूत आरोप था वो था 68,000 करोड़ रुपए का स्कैम, और ये पैसा विदेश जाना, और विदेश में जाकर के लंदन में, यूके और अफ्रीका और जीसीसी यानी गल्फ कंट्रीज के अंदर कारोबार स्थापित करना, और हिंदुस्तान के कुछ नामी ग्रामी भगोड़ों के साथ में मेरा कारोबार होना। यही पूरा का पूरा मोटिव यही था। पूरा एक मुकदमे का जो सबसे बड़ा बेस था, जिस पर सारे एक्शन हुए, जिस पे कोर्ट कन्विंस हुई कि हाँ इतना बड़ा स्कैम अगर है तो हिंदुस्तान में ये स्कैम बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा, इसलिए इसको रोका जाए, इसलिए कोर्ट एक्टिव हुई। इतनी एजेंसी लगाई गई वो इसीलिए लगाई गई थी। अगर ये मामला वाकई वो निकलता जो भी है, यानी मैं ये दावा करता हूं कि स्पेशल कोर्ट में 100 करोड़ से नीचे का मामला आएगा, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। और जहां मामला 100 करोड़ से नीचे के हो जाते हैं, वहां पर मामला ईओडब्ल्यू के हाथ का नहीं होता है। जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू तभी एक्टिव होती, इन्वॉल्व होती है जब मामला 100 करोड़ या उससे ऊपर चला जाता है। यकीन जानिए कि ये सारे के सारे पैरामीटर्स को तोड़ता हुआ ये मुकदमा, यानी जिस तरह से एजेंसियां लगाई गई, चाहे ईडी लगाई गई हो, चाहे ईओडब्ल्यू लगाई गई हो कोर्ट के आदेशानुसार, वो सिर्फ इसलिए लगाई गई थी क्योंकि मामला 68,000 करोड़ रुपए का फोकस किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि सारा पैसा विदेश चला गया और विदेश की धरती पर जो है वो कारोबार और कस्टमर यहां परेशान तराई तराई कर रहा है। लेकिन जब मामले की जांच की गई, धीरे धीरे 4 साल बीता, तो मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, आज फिर इस बात को जोर देकर कहना चाहूंगा कि ये सारा का सारा मैटर अब कानून की नजर में आ चुका है कि आखिर मामला क्या है, मामला कुछ और है। अदरवाइज ये जो अभी आदेश आया है ईडी की तरफ से दिए गए प्रपोजल को हाईकोर्ट ने जो एक्सेप्ट किया, ये आदेश ही अपने आप में इस कहानी को बता रहा है कि मामला अब कानून की समझ में आ चुका है कि मामला कुछ और है, स्कैम कहीं और हुआ है। इसीलिए आज की तारीख में क्लेम सेटलमेंट के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन करके बर्डन ऑफ प्रूफ इन्वेस्टर को ऊपर डाल दिया गया है। क्या आप आरोप लगा रहे थे अब तक? आप लगातार इन्वेस्टर बन करके आपके अधिवक्ताओं के द्वारा कोर्ट में बार बार कहा जाता है एजेंसी सबूत नहीं ला रही, एजेंसी सबूत नहीं, जाइए अब आप सबूत ला के दीजिए। ये आदेश नहीं है, बल्कि एक तरह से ये कोई फैसला नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जाइए आप अपना क्लेम वहां डालिए, अगर आप जेन्युइन है तो आपका क्लेम तैयार किया जाएगा। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये आदेश आ गया है, ऑर्डर आ गया उनके उससे, फिर बिल्कुल नहीं। मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, ये आदेश अपने आप में इस बात को जाहिर कर रहा है कि कानून और एजेंसी पूरी तरह से समझ चुके हैं कि मामला वो नहीं है जो बताया जा रहा है, बल्कि मामला कुछ और है, और अब मामला खुल के सामने आएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर मामला 100 करोड़ से नीचे आया, स्कैम का 100 करोड़ से नीचे आया, वहीं से परत दर परत, परत दर परत चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एलिजिबिलिटी इस पूरे पूरे मामले में जिस तरह से एजेंसी को इन्वॉल्व किया गया है, अगर वो पैरामीटर तक नहीं पहुंची तो सीधा सीधा एक बाकायदा सवाल किया जा सकता है कि जब मामला इतना बड़ा था नहीं तो भारत देश की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों को इन्वॉल्व क्यों किया गया। बहुत कुछ अभी इस मुकदमे में आना बाकी है, लेकिन सबसे अहम, सबसे पहला जो उल्लू बैठा जिस शाख पर, वह एसोसिएट के द्वारा कस्टमर का लिया हुआ पैसा, उसे गबन करने की चाल और खुद रिट में जाना। पहले उल्लू यहां पे बैठे सारे के सारे। इसके बाद आगे आ जाते हैं किसानों के पास जो कंपनी के एडवांस पड़े हुए हैं, उन एडवांसों पर जमीनें बाहर वालों को लिखवा देना और बाहर वालों से पैसे लेकर के वो पैसा हड़प लेना। यह हो गया दूसरा प्रकरण, जो कि सामने सबूत के साथ अब कोर्ट में आने जा रहा है। तीसरे प्रकरण की बात अगर कर लिया जाए तो कंपनी की रजिस्टर्ड की गई जमीनों के ऊपर किसानों से कब्जा करवाकर खेती कराना। जहां पर लोगों को कब्जा दिया जा सकता है, वहां पर आज दूसरे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और वहां खेती करा करके सालाना, छबाही, तिमाही, बटिया पर पैसा ले रहे हैं वहां से। यह भी लोगों ने चलन बना रखा है। कंपनी की जमीनों को बाहर वालों को बेचना या गलत ट्रांजैक्शन लिखकर करना, ऐसे न जाने कितने स्कैम सामने आए। लेकिन सबसे बड़ा ये तो मामला था कंपनी टू कस्टमर और एसोसिएट। सबसे बड़ा जो स्कैम सामने निकल करके आएगा वो आएगा बेल के खेल का, जहां कानून की आंख में धूल झोंका गया है।
इतने इनफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं आज की तारीख में, जिसे हम लेकर कोर्ट में आ रहे हैं। तीन के तीनों कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के तौर पर, हाई कोर्ट में ऑब्जर्वेशन के तौर पर कि इस नजरिए से भी देखा जाए, और स्पेशल कोर्ट में स्टे के तौर पर कि एफआईआरों में ऐसी चीजें पाई गई। अब सारी एफआईआरों को एक बार जरूर से चेक करें कि इनमें कितनों पर बेल हुई है, और बेल अगर हुई तो बेल के सारे पेपर मंगा लिए जाए, कस्टमर का बयान ले लिया जाए कि क्या कस्टमर को उसका कब्जा मिला, क्या कस्टमर को उसकी जमीन मिली, क्या कस्टमर को उसकी रजिस्ट्री हुई, क्या उसका पैसा मिला, पूरा ले लिया जाए। और इसमें कस्टमर की भूमिका भी बहुत संदिग्ध है। कस्टमर ने भी पूरी तरह से ब्लैकमेल किया। एक बेल ऐसी पाई गई है जिसमें कस्टमर ने 4 लोगों से पैसा वसूला है। यानी उस एफआईआर में अगर उसने 4 लोगों को नामित किया है और एफआईआर का अमाउंट 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए 4 के चारों से वसूला है उसने। यानी 40 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है, और अब वो आ गया क्लेम के लिए भी। तो ये जो भूमिका है कस्टमर की इतनी संदिग्ध है, जो मैं बार बार कहता हूं कि लीगल में गए लोगों को 10 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, वो मेरी क्षमता नहीं, कानून की क्षमता है। ये सारे पेपर दस्तावेज कौन से ऐसी कोर्ट है, कौन से ऐसे जज है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो इग्नोर कर देगी, जहां सबूतों के साथ, एसोसिएट अकाउंट में गए हुए पैसों के सबूतों के साथ, उन पे की गई एफआईआरों के साथ अगर हम खड़े होंगे, कौन सी ऐसी कोर्ट है, कौन सा ऐसा कानून है जो इस बात को इग्नोर कर देगा, जहां पर 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां जिसमें फेक ट्रांजेक्शन लिखे गए हैं। कौन सा ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी एजेंसी है, कौन सी ऐसी कोर्ट है जो इग्नोर कर देगी ऐसे सारे सारे बेल एप्लीकेशंस को, जिसमें कस्टमर को कुछ नहीं मिला, खड़ा होकर फरियाद कर रहा, साहब मुझे कुछ नहीं मिला, और बेल करा दी गई। सवाल नहीं पैदा होता। ये कस्टमर्स जो लीगल में गए थे, उनको ये लगा कि लीगल में आए हुए इनको पैसा मिलेगा। एक्चुअली आपको हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया इस ब्लैकमेलिंग पे। फिलहाल मेरी वॉइस नोट का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अवेयरनेस पहुंचे लोगों तक। शाइन स्कैम की असली सीरीज आप लोग जान लें। राशिद नसीम ना तो पैसा लेकर गए थे, ना शाइन ग्रुप ने कभी मना किया था कि अपने कस्टमर पैसा नहीं देंगे, ना कंपनी कभी बेईमान थी। हमने करोड़ों रुपए खर्च किया अपनी वापसी के लिए। हमने करोड़ों रुपए खर्च किया, अपनी जान की बाजी हमने लगा दी है, अपनी इज्जत की बाजी लगा दी हमने। हमने सब कुछ अपना निछावर कर दिया अपने आप को ईमानदार और सही साबित करने के लिए, और आज भी लगा रहे हैं। बस अब आप कस्टमर का साथ समर्थन जैसा मिल रहा था वो मिलता रहे, और आप सच्चाई से वाकिफ रहें। अब भारत देश की भाषा बदलनी चाहिए शाइन को लेकर, कि कंपनी को उलझा करके कुछ लोगों ने अपनी दुकान चलाई है, यह पता होना चाहिए लोगों को। और यह माहौल बनाना अब मेरा कर्तव्य बन चुका है। भारत देश के अंदर एक यह माहौल तैयार करना कि शाइन सिटी बेगुनाह थी, लेकिन शाइन सिटी को बेस बनाकर इतने ढेर सारे खेल खेले गए, इतने खेल खेले गए, बेगुनाहों को जेल में ठूस दिया गया और गुनहगार बाहर ऐश कर रहे हैं। यह मामला अगर मैंने बोला है 500 लोगों से कम पे नहीं रुकेगा, तो 500 लोगों को जेल होगी, होगी और होगी और होके रहेगी। उसके लिए मुझे एक तो कुर्बानी देनी पड़ जाए तो मैं कुर्बान कर दूंगा अपने आप को, लेकिन मैं बख्शूंगा किसी को नहीं। अब यहां से शुरू होता है हमारा वो एग्रेसिव अंदाज, जिसमें न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अब तक घरों के अंदर दुबक कर चुप करके बैठे हुए हैं, ये सोच करके कंपनी सब कुछ भूल चुकी है। मैं कुछ नहीं भूला हूं, मुझे सब याद है, और मैं सब कुछ हथियार साथ लेकर लौट रहा हूं। हर वो वेपन जो कानूनी तौर से मुझे सपोर्ट कर रहा है, अब वो चलने जा रहा है हर उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने कानून का उल्लंघन किया है।